सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज शाद और आज दोस्तों एक ऐसी पोएम के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है ए टाइगर इन द। बहुत सारे भाई लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं कि भाई, मैसेज कर रहे हैं कि भाई क्लास 10 की इंग्लिश को पढ़ा दे। तो आज मेरे दोस्त एक पोएम लेके आपके सामने हाजिर है और यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करूंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, राइमिंग स्कीम है, पोएटिक डिवाइस है, इन सारे को यहाँ पर डिस्कस करूंगा आज इसी लेक्चर। और आपको एक चीज करनी है मेरे दोस्त, आज जो मैं समझाऊंगा और समझने के बाद अगर आपको समझ में आया तो जरूर कमेंट्स में बताना कि आपको समझ में आया। अगर आप बताते हो तो अपकमिंग और भी ऐसे पोएम, ऐसे चीज इंग्लिश में के लेके आएंगे जाकि आपकी जो एग्जाम में वो बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की पोएम को। आज का पोएम के नाम है टाइगर इन द जू। यानी एक टाइगर है जो अपने जू में रहते हैं। एक्चुअली में ये जो पोएम में बताया गया है दो बिहेवियर के बारे में। एक टाइगर को दो बिहेवियर के बारे में, जैसे लाइक एक टाइगर है जो अपने जंगल में रहती है, नेचर में रहती है, वो किस तरह बिहेव करेगा। और एक जो इसी टाइगर को जो अपनी केज में अगर बंद किया जाए तो वो किस तरह बिहेव करेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे आज की पढ़ाई को। और यहाँ पर मैंने तीन स्टेंजेस ली है, स्टेंजा ली है, और तीन स्टेंजा को समझने के बाद अपकमिंग और भी आपको समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। स्टॉक्स का मतलब होती है मेरे दोस्त, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि स्टॉक्स का मतलब होती है वॉक, वॉक्स इन प्राइड। यानी स्लोली स्लोली मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करना, मूव करना। और विविड स्ट्रिप्स का मतलब मेरे दोस्त, जो आपने देखा होगा जो टाइगर की अक्सर में बॉडी में एक स्ट्रिप्स होती है ना, वो स्ट्रिप्स के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, ही का मतलब यहाँ पर टाइगर है, टाइगर को ही से रिफर किया जा रहा है। तो यहाँ पर टाइगर को पर्सन से रिफर किया जा रहा है, तो हम इसे कहेंगे पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पर आपको मैं पोएटिक डिवाइस भी सिखाऊंगा, पहले आप सुनते जाइए और समझते जाइए। तो ही स्टॉक्स इन हीज विविड स्टेट्स का मतलब यह हुआ, वो जो टाइगर है वो धीरे धीरे से अपनी जो स्टेप्स लहरा 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 कर चल रहा है। कहां पर, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हीज केज। यहाँ पर एक टाइगर है जो अपनी केज में बंद है। तो जो बंद है, जहां पर केज है, और केज में जितनी भी जगह है उस जगह पर फ्यू स्टेप्स है, उस जगह पर वो क्या कर रहा है मेरे दोस्त, स्लोली स्लोली मूविंग कर रहा है अपनी स्टेप्स को लहरा कर, ठीक है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट्स इन हीज क्वाइट रेज। यहाँ पर जो पैड्स है, पैड्स का मतलब होती है टाइगर की पंजा। टाइगर के जो पेड़ आपने शायद देखा होगा, टाइगर के पंजा को समझाया जा रहा है। तो यहाँ पर पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यानी ये जो पंजा है, पंजा को वेलवेट से कंपेयर किया गया है। तो वेलवेट का मतलब होती है सॉफ्ट, यहाँ पर मैंने शायद लिखी है वेलवेट का मतलब है सॉफ्ट क्लोथ, ठीक है मेरे दोस्त। तो जो पंजा है इस तरह चल रहा है कि कोई साउंड नहीं आ रही है, ठीक है। ऑफ हिज क्वाइट एज, यहाँ पर क्वाइट का मतलब होता है शांत, लेकिन रेज का मतलब होती है एंगर। तो शांत और एंगर का मतलब क्या है, वो जो अपनी केज में बंद है ना मेरे दोस्त, तो वो केज में बंद है लेकिन अपनी शांति से, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ कर नहीं सकते ये टाइगर, तो अपनी शांति से अपने गुस्से को कंट्रोल में ला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट एंजा है, इससे हमको क्या सीखने मिली, एक टाइगर जो है वो अपने स्ट्रेप्स स्ट्रेप्स को लहरा कर अपनी जो पिंजड़ा में बंद है, जो अपने केज में बंद है, वहां पर जो फ्यू स्टेप्स है, इस फ्यू स्टेप पर क्या कर रहा है मेरे दोस्त, स्लोली स्लोली मूविंग कर रहा है। और उनकी जो पंजा है, और जो पेड़ के नीचे शायद आपने देखा होगा, पंजा को वेलवेट से मतलब कंपेयर किया गया। वेलवेट का मतलब होती है सॉफ्ट। तो इस तरह चल रहा है कि उसको कोई साउंड नहीं आ रहा। और जो अपनी जो गुस्से है उसको बस शांत की रूप में मतलब दिखा रहा है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं सेकंड स्टेजा। ही शुड बी लार्किंग इन शेडो। एक्चुअल में यहाँ पर केज, एक टाइगर जो अपनी केज में किस तरह बिहेव करते हैं उसको दिखाया गया है, लेकिन इसको एक्चुअल में वो टाइगर कहाँ होनी चाहिए ये बताया गया है। ही शुड बी लार्किंग इन शेडो। यहाँ पर जो है टाइगर, वो कहाँ रहनी चाहिए, एक्चुअल में वो यहाँ पर रहनी चाहिए। जो लार्किंग, लार्किंग का मतलब होती है चुपके, ठीक है मेरे दोस्त। और शेडो का मतलब होती है, तो ही एक्चुअल में ये जो स्टेंजा है इसमें ये समझाया जा रहा है मेरे दोस्त कि एक टाइगर को एक्चुअल में कहाँ होनी चाहिए, ठीक है। ही शुड बी लार्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। वो जो टाइगर है वो चुपके चुपके से अपनी शेडो से, चुपके चुपके से वहां होने चाहिए जहां पर लॉन्ग ग्रास है, और स्लाइडली स्लाइडली वहां पर चलना चाहिए, चुपके से शिकार की वेट करनी चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। नियर द वाटर होल वेयर प्लाम डियर पास।
नियर द वाटर होल का मतलब होते हैं जहां पर वाटर होल का मतलब है जहां पर पानी की रिसोर्स है, द वाटर रिसोर्सेस जहां पर पानी की रिसोर्सेस है तो वहां पर होनी चाहिए। इसी टाइगर को चुपके चुपके से स्लाइडिंग स्लाइडिंग करके लॉन्ग लॉन्ग ग्रास के बीच उसको चुपके चुपके से रहना चाहिए एक टाइगर को, जहां पर प्लाम्प डियर पास, जहां पर वहां से जो हेल्दी डियर है, प्लाम्प का मतलब होती है मेरे दोस्त हेल्दी, हेल्दी जो डियर है वो हेल्दी डियर वहां से पास करती है ताकि वो क्या कर सके, वो अपनी प्रे को शिकार कर सके। ठीक है मेरे दोस्त। और यहाँ पर थर्ड स्टेंजा में भी ये बताया गया है कि अगर वो टाइगर फॉरेस्ट में होता तो किस तरह बिहेव करता। ठीक है, तो ही शुड बी स्नेलिंग, ही शुड बी स्नेलिंग। यहाँ पर जो वर्ड है उसको हम साउंड करेंगे। ठीक है, स्नेलिंग अराउंड हाउसेस, ही शुड बी स्नेलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल ईच बारिंग हिज व्हाइट फैंग्स हिज क्लाउज टेरराइजिंग द विलेजर। एक्चुअल में वो जो टाइगर है वो अपनी फॉरेस्ट के आसपास में जितने भी गांव होते हैं ना, जितने भी हाउसेस होती है उन हाउसेस के पास रहनी चाहिए उस टाइगर को। क्यों? जहां पर जंगल है, जंगल के बीच सारे आसपास में जितने भी घर है उस घर के पास में रहनी चाहिए इसी टाइगर को। ठीक है, बारिंग हिज व्हाइट फैंग्स हिज क्लाउज टेरराइजिंग द विलेजर का मतलब उन विलेजर्स को वो डरा सके। ठीक है मेरे दोस्त, वो डरा सके अपनी फैंग्स को। फैंग्स का मतलब होती है टिप। यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर मैंने लिख दिया होगा शायद। फैंग्स का मतलब होती है क्या? टीथ। फैंग्स का मतलब क्या होती है? टीथ होती है। और क्लाउज का मतलब वही होती है पंजा। अपनी पंजे को और अपनी टीथ को दिखाकर मतलब वो अपनी जो विलेजर्स होती है ना, वो विलेजर्स को क्या कर सके, डरा सके। ठीक है मेरे दोस्त। तो इस स्टेंजा में ये हमको समझ में मिला, ये हमको सीखने को मिला कि वो शेर, वो जो टाइगर है वो टाइगर कहाँ होने चाहिए? जंगल में। और जंगल में वहां पे होने चाहिए जहां पर आसपास में कुछ घर है, उस घर के बीच, उस घर के पास रहनी चाहिए। और उसी विलेजर्स को क्या करनी चाहिए, अपनी जो फैंक्स है, जो टीथ है, जो पंच है, उससे क्लाउज है, उससे आपको उन विलेजर्स को क्या करना चाहिए, डराना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इन वर्ड की मीनिंग है, जहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स की मीनिंग होती है आपके एग्जाम में पूछी जाती है। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन भी देखी है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, मेरे को आप इनको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगले स्टेंजेस पर। तो चलिए दोस्तों समझ लेते हैं लास्ट स्टेंजेस को। यहाँ पर लिखा है कि बट he is locked in a concrete cell, his strength behind bars stalking the length of his cage ignoring visitors। यानी वो जो टाइगर है, बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, यानी वो जो टाइगर है वो लॉक्ड है कहां पर, एक कंक्रीट सेल के अंदर। यहाँ पर ये जो शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, एमसीक्यू पे हर बार पूछा जाता है। कंक्रीट सेल यानी टाइगर कहाँ लग रहे, कंक्रीट सेल पर लग। कंक्रीट सेल का मतलब क्या हो गया सर? कंक्रीट सेल का मतलब हो गया तीनों साइड पर दीवार है और सामने पर कुछ रॉड है, कुछ बार्स है, रॉड के बार्स है, जैसे एक जेल भी कह सकते हो अगर। ठीक है, तो यहाँ पर है ही बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। हिज स्ट्रेंथ यानी उसका जो पावर है, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स यानी उस बार के पीछे उसका सारे पावर्स है, सारे पावर्स छुपी हुई है कहां पर, जहां पर वो टाइगर लॉक्ड है उसके पीछे, उस कंक्रीट के पीछे क्या है इसका पावर, क्या है इसकी पावर बिहाइंड है। ठीक है मेरे भाई। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज यानी रनिंग इग्नोरिंग विजिटर। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज का मतलब होती है मेरे भाई स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, यानी वो जो टाइगर है वो फिर से वो अपनी जो केज में जितने भी लेंथ है उस लेंथ पर क्या कर रहा है, स्लोली स्लोली मूविंग कर रहा है। हमने पहले भी देखा हुआ। ठीक है, इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो जो विजिटर्स आ रही है टाइगर को देखने के लिए उसको क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है यार। हालांकि ठीक है, इग्नोर करना भी चाहिए क्योंकि उसको तो वो तो कुछ पावर्स अपनी मतलब कुछ पावर्स दिखा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, उसको कॉन्क्रीट सेल में लॉक किया गया तो वो क्या करेगा, इग्नोर ही करेगा। तो इसलिए वो विजिटर्स को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। ठीक है, ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, उसको आखिरी रात में, रात की मिडिल में उसको एक क्या मिलते हैं, एक आवाज मिलती है। एक आवाज क्या है, द पेट्रोलिंग कार्स, वो कार्स की आवाज मिलती है। जो पेट्रोलिंग कार्स होती है, पेट्रोलिंग का मतलब होती है जो निगरानी रखना, जो आसपास की ठीक है या नहीं चेक करना, वहां पर एक कार की आवाज उसको सुनाई देती है। कब, द लास्ट नाइट, मतलब रात की आखिरी समय में। ठीक है, और एंड स्टेयर्स, स्टेयर्स मतलब सी विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, वो जो अपनी चमके हुई आंखें, वो अपनी आंखों से क्या देख रहे हैं, वो अपनी आंखों से ब्रिलियंट आईज से अपनी स्टार्स को यानी तारों को चमकते हुए देख रहा है। अपनी आंखों से, अपनी ब्रिलियंट आंखों से चमकते हुए क्या कर रहा है, तारा को देख रहा है। क्योंकि उसका जो ध्यान है वो इधर से पूरा उधर भटक गया, क्योंकि उसको करने के लिए और कुछ है ही नहीं मेरे भाई। और यहाँ पर आपको समझ में आ जानी चाहिए कि
जो एक टाइगर है अगर वो नेचर में रहती है तो कितना बेनिफिट्स और कितना खुश रहती होगी, लेकिन मेरे भाई इसको जब आप कंक्रीट एक घर में एक कंक्रीट सेल में आप उसको लॉक कर देते हो तो कितना मतलब उसके जो फ्रीडम है वो फुल्ली फ्रीडम वो खो देते हैं, और कितना लोगों को इग्नोर करता है, कितना बिहेव करता है, ये आप शायद समझ के होंगे। इस पोएम की जो राइटर है वो है लेस्ली नोरिस। मेरे भाई यहाँ पर जो वर्ड मीनिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक एक नोट करके सीख लेना, देख लेना और पढ़ लेना एक बार। और जो मैंने पोएम समझाई हुई है अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें। आप देखते हैं दोस्तों पोएटिक डिवाइस को इसी चैप्टर में कितने पोएटिक डिवाइस है, किस तरह इस्तेमाल किया जाता है उसे हम देख लेते हैं, और राइमिंग स्कीम भी क्या है। जैसे यहाँ पर इसी पोएम के नाम है एक टाइगर इन द जू, यानी एक टाइगर के बारे में बात किया गया है, लेकिन इसके देखो इसी टाइगर को एक पर्सन से रेफर किया गया है, एक पर्सन से इंडिकेट किया गया है। यहाँ पर भी ही है, यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी ही है, यानी टाइगर को पर्सन से इंडिकेट किया जा रहा है। तो अगर पर्सन से इंडिकेट किया जा रहा है किसी चीज को तो हम उसे कहेंगे, क्या कहेंगे मेरे दोस्त, अगर किसी चीज को पर्सन से इंडिकेट किया जा रहा है तो उसे हम कहेंगे पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर पर्टिक डिवाइस जो है वो क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर एस है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर भी एस है। अगर एस कुछ ज्यादा बार आ रहा है, 2 से 3 बार आ रहा है, तो हम अगर एस है तो उसे हम देखेंगे, उसी वर्ड को देखेंगे किस टाइप की वर्ड है। अगर वो कॉन्सोनेंट है तो हम कहेंगे कॉन्सोनेंस, अगर वो वावल है तो हम कहेंगे क्या है, एसोनेंस। तो यहाँ पर जो है जो एस है वो एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर पोएटिक डिवाइस हो जाएगा कॉन्सोनेंस। तीसरी पोएटिक डिवाइस जो है देखिए, इस लाइन से अगर इस लाइन में मैं आऊं तो इस लाइन से इस लाइन पर आने की टाइम कोई पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं किया गया, इसलिए अगर कोई पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एंजाममेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजाममेंट कहते हैं। इसके बाद देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर जो पेट्स है और बेलवेट है, पेट से बेलवेट को डायरेक्ट कंपेयर किया गया है। तो मैंने पहले आपको समझाया था, तो पेट से अगर डायरेक्ट बेलवेट में कंपेयर किया जाता है, अगर कुछ चीज किसी चीज को कंपेयर किया जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, मेटाफर कहते हैं। ठीक है, और दूसरी लाइन पर अगर देखिए तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ ज्यादा नहीं है खास, यहाँ पर भी कुछ नहीं। यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर जो पी है, यहाँ पर जो पी है, यानी पी पी साउंड बार बार आ रहा है। अगर एक साउंड 2 से 2 बार आती है तो उससे हम जो साउंड 1 से 2 बार आती है, यानी ये देखिए यहाँ पर भी है, तो हम कहते हैं एलिट्रेशन। क्या कहते हैं मेरे भाई, एलिट्रेशन। अगर साउंड 1 से 2 बार यूज किया जाता है तो हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस। इसके बाद देखिए मेरे भाई यहाँ पर जो है, यहाँ पर शूट शूट में ओ है, यहाँ पर शूट में ओ है, यहाँ पर अराउंड अराउंड में भी ओ है, यहाँ पर हाउस हाउस में भी ओ है। तो मैंने पहले आपको कहा था अगर कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंस, अगर बाउल है तो क्या होगा, एसोनेंस। तो यहाँ पर पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, आप खुद कहिए, एसोनेंस हो जाएगा मेरे भाई। और और आगे देखे तो कोई खास ऐसी चीज नहीं है यहाँ पर पोएटिक डिवाइस। अब राइमिंग स्कीम के बारे में अगर बात करूं तो देखिए मेरे भाई, अगर राइमिंग स्कीम में आपको ढूंढना है तो सिर्फ एक सेंटेंस यानी एक लाइन के लास्ट में आ जाओ। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्ट्रीट्स है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केज है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वाइट है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेज है। तो ये जो है इसको आप ए मान लो, केज जो है इसको आप बी मान लो। क्यों सर, क्यों बी मानेंगे, देखो भाई इस इसका जो साउंड है स्ट्रिप्स आ रहे हैं, इसका जो साउंड है केज आ रहा है, कोई मैचिंग नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको अलग इसका अलग मान लिया। और क्वाइट भी केस नहीं है, क्वाइट भी स्ट्रिप्स नहीं है, तो इसको हम सी मान लेंगे मेरे भाई, सी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, सी मान लेंगे। लेकिन रेज जो है वो केस केस बराबर आ रही है, मैचिंग हो रही है, इसलिए हम इसको बी दिया था, इसको भी बी देंगे। तो यहाँ पर जो राइमिंग स्कीम है वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए बी सी डी। ठीक है, सिमिलरली दूसरी में आप खुद चेक करो, जैसे शेडो ग्रास, तो इसको हम ए, इसको बी, और इसको होल, इसको हम सी, और इसको भी बी देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो है ग्रास और यहाँ पर जो है पास, ये मैच हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी बी। ठीक है मेरे भाई, ये ए है, ये भी सी है। ठीक है, सिमिलरली इसके इसमें हाउसेस, एज, क्लाउस, विलेज। ठीक है, तो अगर इसको हम ए दे तो हाउसेस, एज कोई भी नहीं, ये तो हम बी मानेंगे, क्लाउस को हम सी मानेंगे, और जो विलेज है उसको हम बी मानेंगे क्योंकि एज विलेज सेम आ रहा है, इसलिए इसका भी राइमिंग स्कीम हो जाएगा ए बी सी बी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप पोएटिक डिवाइस और राइमिंग स्कीम को समझ लिए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेजेस। तो चलिए आप देख लेते हैं इसके पोएटिक डिवाइस और राइमिंग स्कीम को, स्टेंजेस की राइमिंग स्कीम और पोएटिक डिवाइस को। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर बिहाइंड है, यहाँ पर बी और यहाँ पर भी बी है, जो एक ही शब्द बार बार साउंड हो रहे हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे मेरे भाई, एलिट्रेशन कहेंगे। जैसे मैंने पहले ही कहा था, अगर एक शब्द 2 बार या 3 बार साउंड हो रहा है तो उसका हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। और यहाँ पर कोई खास पोएटिक डिवाइस है ही नहीं। आप कहेंगे कि भाई यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर जो वर्ड है वो कन है, को का साउंड हो रहा है सी, लेकिन यहाँ पर जो सी है वो सी का साउंड हो रहा है, तो इसलिए वो इलिट्रेशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर पोएटिक डिवाइस नहीं होगा। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर जो है पेट्रोलिंग चार्ज, यहाँ पर
जब बात करें तो यहाँ पर एस, यहाँ पर भी एस है, यहाँ पर भी एस है। तो एस कुछ ज्यादा बार यूज हो गया, यानी साउंड हो गया, तो उसका हम एस एक क्या है, एक एस मतलब कॉन्सोनेंट है, तो हम उसे क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंस कहेंगे, ठीक है। और इसके बाद आती है मेरे भाई, देखिए इस लाइन से अगर इस लाइन में आए तो कोई पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं किया गया, तो इसका हम कहेंगे एंजाममेंट, ठीक है। और एक चीज है, मैंने शायद आपको पिछली स्लाइड में भी भूल गया होगा, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर ब्रेवियंट जो शब्द है और यहाँ पर भी ब्रेवियंट शब्द है, तो एक वर्ड यानी एक वर्ड दो जगह पर यूज हो रहा है, तो बार बार यूज हो रहा है, तो उसका हम क्या कहते हैं, रिपीटेशन कहते हैं। हालांकि मैं आपको पोएटिक डिवाइस की एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो लेके आऊंगा, उसको आप देख लेना, पोएटिक डिवाइस पूरी तरह से खमला समझेगा, ठीक है। तो और राइम स्कीम की अगर बात करें तो वो भी होगा, नीचे वहाँ पर, यहाँ पर सेल है, यहाँ पर बार्स है, यहाँ पर केज है और यहाँ पर विजिटर्स है, ठीक है। तो इसका हम अगर ए दे, इसका हम अगर बी दे, इसका हम अगर सी दे, तो यहाँ पर हो जाएगा कि बी। तो ए बी सी बी, ठीक है, सिग्नली इसमें भी होगा, तो आप समझिए। तो चलिए दोस्तों, खत्म करते हैं, और यहाँ पर कितना आपको समझ में आया और मैं कितना आपको समझा पाया, जरूर कमेंट में आपके लिए बताना, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे भाई, देख रहे हो ना कितना मतलब मेहनत हो रहा है। तो चलते हैं और मिलते हैं हम किसी और ऐसी पोएम और ऐसी इंग्लिश की कोई भी खास चीज के बारे में, और आपसे मुलाकात करते हैं, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, बढ़ते रहो, दर्शक।